हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो हमारे नेट मैनेजमेंट और नेट कॉमर्स दोनों के लिए है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं और कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं हमारे को, ये हमको पता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का पोर्शन बहुत कम होता है। इसमें से दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल ज़्यादा बनते हैं बट इसमें से तो शुरुआत करते हैं थ्योरी किए बगैर। तो लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, नल बना हुआ है, उसमें से कुछ सिक्के गिर रहे हैं, कॉइन्स हैं। क्या हो क्या रहा है ये कुछ फ्लो है। किस चीज़ का फ्लो है? किस चीज़ का फ्लो है? क्या गैस कर पा रहे हैं आप? तो जी हाँ, ये कुछ कैश का फ्लो हो रहा है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्या पढ़ेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो जब मेरे सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम आता है, रोकड़ प्रवाह विवरण आता है, CFS आता है, तो जहन में बात क्या आती है? क्या समझ में आता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से? क्या विजुअलाइज करते हैं आप? क्या समझ पाते हैं इससे? सिर्फ एक ही चीज, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी कैश का आना और जाना, कैश का प्रवाह, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह। बिल्कुल सही बात है। यानी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करे, वही स्टेटमेंट क्या कहलाएगा हमारे लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन क्या ये डेफिनेशन आपको पूरी नजर आती है? मैं इसको डेफिनेशन पार्ट को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। तो रोकड़ प्रवाह विवरण की बात कर रहे हैं, तो कहा भी उन्होंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which represent the inflow and outflow of cash। यानी रोकड़ के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह को दर्शाता है, वही हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। बट ये थोड़ा छोटा सेंस है, बहुत बहुत नैरो माइंडेड रिप्रेजेंटेशन है, ब्रॉड अप्रोच नहीं है, या ये इसको विस्तृत रूप से परिभाषित नहीं करता। तो फिर क्या करें? तो हम समझते हैं इसे डिटेल के साथ में कि आखिरकार ये क्या है। तो मैं एक स्लाइड आगे चलूं तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है AS3। तो इसलिए मेरे को पहले स्टार्टिंग की दो जो स्लाइड हम स्किप करके आए, एक स्लाइड वो हम यहाँ पढ़े जरा कि क्या लिख करके दिया हुआ इन्होंने। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा अकाउंटिंग यानी कि लेखा मानक, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। किस लेखा मानक के आधार पर कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी लेखा मानक 3 के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। जो कब आया था? 1 अप्रैल 1997 को आया था। यानी 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1997 से ये एप्लीकेबल हुआ। किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ? कहाँ, कौन, किस किस को बनाना जरूरी है? ये किसे बनाना कंपलसरी है? तो यहाँ लिखा गया है कि इट इज मैंडेटरीली एप्लीकेबल। मैंडेटरीली का मतलब क्या है? अनिवार्य है। ये कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से लागू होता है। किसके ऊपर? ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज यानी सभी सूचीबद्ध कंपनियों, बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग कंपनी जितनी भी होती है, बैंक, सहकारी बैंकों सहित, बैंकों और सहकारी बैंकों, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनियों, तथा एनी अदर as may be prescribed by ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
भारत में जितने भी लेखा मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो ASB डिसाइड करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डिसाइड करता है। तो बोला गया है अन्य कोई भी जिसे लेखा मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो, लेखा यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना उसके लिए मैंडेटरी होगा। मैं अगर बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो लेवल 1 कैटेगरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, बट आपको इतना अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप ये कैटेगरीज याद रखें। लिस्टेड कंपनी, बोलो ना, दोहराते नहीं हो तुम लोग यार, रिपीट नहीं करते मेरे साथ साथ। बोलो कौन कौन किस किस को बनाना मैंडेटरी है। पहला ऑल लिस्टेड कंपनीज, दूसरा बैंकिंग कंपनीज या बैंक्स, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक्स, चौथा इंश्योरेंस कंपनीज, और भी कोई हो जिसे किसने निर्धारित किया हो, जिसे ASB यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने निर्धारित किया हो या बनाना उसे मैंडेटरी कंपलसरी किया हो कि आपको बनाना अनिवार्य है, तो उन लोगों के लिए जरूरी होगा। तो याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनता है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है बता दिया मैंने आपको, लिस्टेड कंपनीज, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जो भी निर्धारित किए गए होंगे उन व्यक्तियों को बनाना जरूरी होगा। तो हमने कहा रोकड़ प्रवाह विवरण। अब रोकड़ प्रवाह विवरण का मतलब अंतर प्रवाह, आय प्रवाह, मतलब बाह्य प्रवाह, ये कुछ अधूरी बातें, ये पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं हमारे को। तो आइए चर्चा करते हैं इसी के रिगार्डिंग में कि क्या बोलना चाह रहे हैं। बट अबव स्टेटमेंट इज नॉट फुल डेफिनेशन, नॉट द फुल डेफिनेशन, ये पूरी परिभाषा नहीं है। तो फिर पूरी परिभाषा है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो आइए शुरुआत करते हैं। अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वो विवरण विच जो represent the inflow and outflow, inflow and outflow of cash and cash equivalent, वो विवरण जो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले वाली स्लाइड देखेंगे तो हिंदी में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने लिख के दी है ना, ऐसा विवरण जो एक निश्चित समय अवधि में, तो ये आप उसमें से देखेंगे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ अभी। मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर क्वेश्चन रेज होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उसमें कवर्ड है। तो अभी लेटर ऑन हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, किससे शामिल करेंगे। तो हम कह रहे हैं एक ऐसा स्टेटमेंट जो रोकड़ एवं रोकड़ प्रवाह, रोकड़ समतुल्य के अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो एंड बाह्य प्रवाह यानी कि आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनेगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा। जैसे मान लीजिए 16-17 ईयर है तो 16-17 के लिए बनेगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। इस पूरे साल के दौरान जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के, उनको हम इसी स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनता है। तो फिर से बोलता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, किसी सुनिश्चित समय अवधि के लिए, किस में रिप्रेजेंट करता है, इन 3 डिफरेंट एक्टिविटीज, 3 अलग अलग गतिविधियों में इसे प्रदर्शित करता है। 3 अलग अलग गतिविधियां कौन कौन सी हैं, तो 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी परिचालन गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि विनियोग गतिविधियां, और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग भी बोल सकते हो आप इसे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय गतिविधियां इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, मैं दोबारा दोहराऊं अगर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो
और आउटफ्लो, एक सर्टेन टाइम पीरियड में होने वाले इनफ्लो एंड आउटफ्लो को तीन अलग अलग एक्टिविटीज नेम वाइज कौन कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रिप्रेजेंट करता हो, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, याद रहेंगे क्या क्या वर्ड आपको याद रखने के हैं, मैं फिर से दोहराऊं आपको। पहला वर्ड याद रखना है कैश फ्लो, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसके इनफ्लो एंड किसके आउटफ्लो के बारे में बात होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के इन थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज, तीन अलग अलग एक्टिविटीज में बताएगा। कौन कौन सी, ये ऑर्डर में ही है, ये ऑर्डर में ही लिखी हुई मैंने, है ना, इसको ऑर्डर को चेंज मत करो, पहले ऑपरेटिंग आता है, फिर इन्वेस्टिंग आता है, फिर फाइनेंशियल आता है, तो इसलिए ऑर्डर में ही याद रखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हिंदी में भी डेफिनेशन एक बार दोहरा दूं मैं आपको, एक ऐसा विवरण जो एक निश्चित समय अवधि में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि अंत है, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अंत है, यानी इनफ्लो एंड बाह्य प्रवाह यानी कि आउटफ्लो को तीन अलग अलग गतिविधियों में तीन अलग अलग गतिविधियों में दर्शाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। तीन गतिविधियां कौन सी हैं, परिचालन गतिविधियां, विनियोग गतिविधियां और वित्तीय गतिविधियां। ठीक है, तो याद रखेंगे, रोकड़ रोकड़ समतुल्य, एक निश्चित समय अवधि, अंतः प्रवाह, आय प्रवाह, बाह्य प्रवाह, और परिचालन गतिविधि, विनियोग गतिविधि और वित्तीय गतिविधि। ठीक है, चलते आगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो कैसे बनेगा, तीन एक्टिविटीज को लेकर के बनेगा। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये इस तरह से बनेगा। आगे साहब हम AS3 के ऊपर आए। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, और वो इंपॉर्टेंस किस चीज को दे रहा है, वो इंपॉर्टेंस दे रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। तो कैश का मतलब अलग समझेंगे, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब अलग है, दोनों अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं। तो कैश का मतलब क्या है, यहाँ पर कैश से समझ रहे हैं सबसे पहले। कैश का मतलब है, कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, ये क्वेश्चन क्या पूछा कि कैश का मतलब क्या है AS3 के अकॉर्डिंग। तो कैश का मतलब है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश में इन दो चीजों को इंक्लूड किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ बात करूं, कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स में किस किस को शामिल करेंगे, तो इंक्लूड्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स, सभी इन्वेस्टमेंट्स को, सभी विनियोगों को शामिल किया जाना है जिनका मैच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता समय अवधि 3 माह तक की हो, अप टू यानी तक, 3 मंथ्स तक की, इससे ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इससे ज्यादा का टाइम पीरियड वाले को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। किस किस को, एग्जाम्पल के तौर पर किस किस को इंक्लूड किया हमने, ट्रेजरी बिल्स को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को, कमर्शियल पेपर्स को, एक्सेट्रा। जो भी 3 महीने तक का टाइम पीरियड के लिए हो, 90 डेज तक के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट्स रखे हुए होंगे आर नोन एज कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि उन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज वर्ड यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कैश इक्विवेलेंट्स में, ये याद रखना, और याद तो आपको वैसे भी रहता नहीं है ना, तो इसलिए लिख लो, ज्यादा बेहतर है। कैश इक्विवेलेंट्स में उन इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड करेंगे जिनका टाइम पीरियड 3 मंथ्स का है, जिन्हें ऑल्टरनेटिवली हम उसे किस नाम से जानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बाजार प्रतिभूतियां। ठीक है, ये लिख लो, कैश इक्विवेलेंट्स में
मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नहीं। तो याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना, दोनों में डिफरेंसेस हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड अप टू 3 मंथ्स का होगा, यानी जिन जिन सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने तक का ही है उन्हें आप किस में डालेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यस। और 3 महीनों से ज्यादा लेकिन 1 साल तक, 3 मंथ से ज्यादा है लेकिन 1 साल तक ही है, तो फिर उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलेंगे, और 1 साल से भी ज्यादा का टाइम पीरियड है तो उसे लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो यानी इन्वेस्टमेंट्स की हमने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। 3 कैटेगरीज में पहला मार्केटेबल सिक्योरिटीज अप टू 3 मंथ्स वाले, 3 मंथ्स से ज्यादा लेकिन 1 साल तक वालों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उन्हें करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब होते तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी करंट एसेट है, बट इस स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उसे हम करंट एसेट ट्रीट करेंगे और इसे कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे। एंड लास्ट वन इज 1 साल से भी ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीनों का कहाँ कहाँ पे यूज आएगा, मैं इस चैप्टर के एंड में आपको इसको एक बार वापस से गो थ्रू करवाऊंगा कि इन तीनों का क्या क्या इम्पैक्ट आया, या क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम तो उसमें हम उसको डिस्प्ले कर देंगे कि आखिरकार क्या क्या अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, कैश में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी वो इन्वेस्टमेंट जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स तक का होगा, अप टू 3 मंथ्स। डन, चलो आगे। नाउ अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, दिमाग में एक बात आई कि सर कैश एट बैंक है, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट, यस देयर इज अ क्वेश्चन कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया जाएगा। वो भी तो बैंक का बैलेंस है बट वो नेगेटिव बैलेंस है, क्या होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, उसे हम कैश में ही कंसीडर करेंगे लेकिन बस वहां माइनस कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में इसका एक सब्स्टिट्यूट तरह से उन्होंने क्या कर रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज मान करके ट्रीट किया हुआ है, बट वो ठीक प्रेजेंटेशन नहीं है। द बेटर प्रेजेंटेशन इज कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट को भी कैश में ही यूज करना चाहिए बट नेगेटिव बैलेंस की तरह, नेगेटिव लेकर, ठीक है। तो एक और चीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसे कि कैश में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक का नेगेटिव बैलेंस है शुड बी आल्सो बी कंसीडर। चलिए आगे। तो मैंने अभी इस स्लाइड में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करने के लिए बोला है। पहला कि बैंक ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव बैलेंस लेंगे कैश के रूप में, और कैश इक्विवेलेंट्स में जो सिक्योरिटीज आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जो विनियोग आ रहे हैं, उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहेंगे, बाजार प्रतिभूतियां कहेंगे, 3 महीने तक के, ठीक है। चलते हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। देखिए कुछ चीजें मैं अभी ना समझा करके इसको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, मैं चैप्टर एंड करूंगा, अपने आप आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी और मैं उसी चैप्टर के साथ में उसे कंप्लीट भी करूंगा, बट ठीक है अभी हम समझते हैं इसे, इसी चीज को। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, किस प्रकार की प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग में बात करते हैं। अच्छा, क्या नियोजन और समन्वय कर रहे हैं, ये क्या क्या प्लानिंग चल रही है, तो इसी के साथ में मैं आपको एक और चीज आगे लेके चलूं, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक। एक और मैं लेके चलूं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस एंड बेटर टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक और वित्तीय विश्लेषण का बेहतर उपकरण। अब ये कुछ चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, इन सबको मैं एक साथ ही बोलूंगा, एक साथ समझाऊंगा इनको। अच्छा, ऑफ कोर्स आपके पास कॉपी पेन होंगे नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप अपने कॉपी, या लिखा है ना पिछले वाले में भी तो आपने, वो ऐसा किया करो, कॉपी तो साथ में रखा करो। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, वो इक्वेशन लिखिए आप जरा अपनी कॉपी के ऊपर।
मैंने अभी अभी आपको 3 एक्टिविटीज बताई हैं। अब 3 एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटीज आप लिखिए ऑपरेटिंग, मतलब आपको कॉलमनर फॉर्म में बनाना है। मैं कुछ समझाऊं इस तरह से, ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, माउस से लिखा भी नहीं जाता ढंग से, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड एक और की बात करें अगर, तो वो है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा सर, अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से समझेंगे। हम क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। देयर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एक कंसर्न है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आ रहा है वो पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव है, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का भी नेगेटिव है। आप मुझे बताइए कि इस कंसर्न की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंसर्न की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फटाफट से अपने मन, अरे यार बताओगे कैसे, ऑब्वियस है, तो मतलब बोला करो ना, ऐसे समझ रहे हो कि सर तो है नहीं, क्या बोलने का करता है, अरे बोलो, बताने का सोचो जरा। आप इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये 3 एक्टिविटीज में हमने बांटा है। ऑपरेटिंग, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, चलिए जो बच्चे नए पहली बार पढ़ रहे हैं, वैसे ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि पहली बार पढ़ रहे हैं, और जो ये बोलते हैं कि सर हम पढ़े हैं कभी भूल गए, नालायक है वो बच्चे, माइंड मत कीजिएगा, ऐसा बोलता हूँ मैं, नालायक है ना, तो डोंट टेक अदरवाइज, डांटने का तरीका है। तो मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ आपसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या बताती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परिचालन गतिविधि का मतलब है आपके व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज है, आप उससे क्या कैश जनरेट कर रहे हैं, वहां आपको प्रॉफिट है यानी पॉजिटिव है, या वहां पर नेगेटिव है यानी कि लॉस है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी इन्वेस्टमेंट करने की बात है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो आप करते हैं, पूंजीगत व्यय, फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचने की बात है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस कब होंगी, जब आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी होंगी, यानी कैश आपकी जेब से गया होगा। एंड एंड यस, आया कब होगा, तो आया कब होगा जब आप एसेट्स बेचेंगे, तो एसेट्स बेची होंगी आपने तब पॉजिटिव होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी जैसे लोन लेना, शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, या ये सब तो पॉजिटिव होंगे, प्लस में आएंगे। पर माइनस कब आएंगे ये सब, जब आप शेयर्स का जैसे प्रेफरेंस शेयर्स उनका रिडम्पशन कर दिया, या इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर लिया, या आपने, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, डोंट टेक अदरवाइज, आप ऐसा बहुत लोड मत लेना कि क्या है क्या नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास आगे वाली स्लाइड्स में है ये। तो ये हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के रूप में बात कर ली, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया, लोन का रीपेमेंट कर दिया, दीज आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज माइनस में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है या अच्छी नहीं है, बेकार है, बुरी है, क्या है ये, जल्दी मेक इट फास्ट। देखिए, एक बिजनेस में आप अपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रूटीन की एक्टिविटीज से पैसा अर्न कर रहे हैं, दैट इज अर्निंग, ये आपका पॉजिटिव साइन है। और जो पैसा अर्न किया आप उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी आप एसेट्स खरीद रहे हैं, तो यार कमा के खरीदना गलत थोड़ी ना है, अच्छी बात है, आप एसेट खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे।
और तो और जो आपने डेट्स ले रखे थे आप उनका रीपेमेंट कर रहे हैं, तभी तो माइनस है। तो यस ऑफ कोर्स आप अपनी बिजनेस से पैसा अर्न करके एसेट्स खरीद रहे हैं, दैट्स कूल, बहुत अच्छी बात है। एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी आप अपने लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, दैट्स अगेन कूल, बेटर चीज है। तो इसका मतलब ये बेस्ट सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन कहलाएगी। यस ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट, ये सही सिचुएशन है हमारे फाइनेंशियल स्टेट। अच्छा मैं अगर कहूं कि ये माइनस है, ये प्लस है, और ये भी माइनस है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस से पैसा तो अर्न कर नहीं रहे, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस है, इसका मतलब आपको अब अपने बिजनेस का ऐसा कंडीशन पर पहुंच गए हैं, ऐसे सिचुएशन पर पहुंच गए हैं जहां आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ रही है। अगर बिजनेस की एसेट बिकना शुरू हो जाए, अच्छी सिचुएशन नहीं है। और ये बेच करके आप क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अपने अपने जिनसे लोन लिया था, जिनसे कैपिटल रेज करी थी, उन लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है। यानी वो आपके गेट पे, आपके फर्म के, आपके कंसर्न के, आपकी कंपनी के गेट पर खड़े हैं और आपसे पैसा यानी तकादा करना शुरू कर दें, पिल्लाओ पैसे दो पैसे दो। तो इसका मतलब आपको उनके पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, कैसे? अपनी एसेट्स बेच करके। तो ये तीनों ही सिचुएशंस बेटर नहीं, अच्छी सिचुएशंस नहीं। तो गेट द पॉइंट कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपने, अब मैं इन्हीं चीज़ों को बस, अब मुझे आगे समझाने का है तो मैं अभी ये इसको यहीं रोकूंगा। अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस आप बना सकते हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको पता है। तो मैं अभी हाल फिलहाल आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपने कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? शॉर्ट टर्म होगी, क्योंकि कैश शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, आज पॉजिटिव है, अगली बार होगा कि नहीं होगा कांट से ना, ये हम नहीं कह नहीं सकते। तो इट्स नॉट डिटर्मिनेबल सिचुएशन। तो मैं वापस से अपने पॉइंट पर आता हूँ, अपने इसी पॉइंट पर चलता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला मैंने आपसे वापस से डिस्कस करना चाहा, पहले सिचुएशन क्या बोली कि प्लानिंग, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन एंड बेटर टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। पहली चीज फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या वित्तीय विश्लेषण आप कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से? जवाब दीजिएगा हाँ या ना। यस ऑफ कोर्स, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बता सकते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। लेकिन ये फाइनेंशियल कंडीशन, ये फाइनेंशियल डिसीजंस, ये फाइनेंशियल सिचुएशंस जो होंगी, ये कैसी होगी? शॉर्ट टर्म होगी, अल्पकालीन ही होगी। यस ऑफ कोर्स, 21 साल के पीरियड के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या किसी और से कंपैरेबल सिचुएशन हो सकती है? हम किसी और से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, कांट से, हम नहीं कर सकते इस चीज से कंपैरिजन। क्यों नहीं कर सकते इससे कंपैरिजन? क्यों क्यों नहीं किया जा सकता इससे कंपैरिजन? अरे भाई, दूसरे की सिचुएशन क्या चल रही है क्या नहीं है हम कैसे कहें? हमको क्या पता उसकी सिचुएशंस क्या है? तो हम अपने लिए ही बात कर सकते हैं कि हमारी आंतरिक परिस्थितियां कैसी है, ये बेटर हैं या नहीं, ये हम बता सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मतलब एक्सटर्नली और कोई बात नहीं हो सकती, सिर्फ इंटरनली ही बात हो सकती है। तो इंटरनली बात की जा सकती है, ठीक है। तो इंटरनल फाइनेंशियल यानी आंतरिक वित्तीय प्रबंध की बात हो सकती है। प्लानिंग, ऑफ कोर्स प्लानिंग कर सकते हो आप। आपको पता है कि यार इस बार अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अच्छा पैसा आया, हमने एसेट्स बेची तो उससे हमारे फाइनेंशियल में भी पैसा आया, और हमने लोन लिया है तो भी पैसा आया, तो हमारे पास अभी अच्छा फंड्स अवेलेबल है। तो अगली प्लानिंग आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कि यार अगली बार अपने को क्या करना चाहिए? और एसेट्स खरीदनी चाहिए, या कुछ डेट्स है तो वो क्लियर कर देने चाहिए, या अपने को और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, ये प्लानिंग आप उससे कर सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ऑफ कोर्स यार कैश ऐसी चीज है, यानी फाइनेंस ऐसी चीज है, यानी वित्त एक ऐसी चीज है
जो बिजनेस के हर डिपार्टमेंट में जरूरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और हर एक बिजनेस में जब तक फंड्स नहीं होंगे चला पाना, उसे रन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको एक साथ रख सकते हैं। उनको हर एक बिजनेस में जितने अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सब तक कैश पहुंचाना टाइम टू टाइम, जब उनको जरूरत हो, जितनी जरूरत हो वो पहुंचाना, वो रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से होगा। फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो। तो हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट से आएगा या उस एक्टिविटी से आएगा, इस एक्टिविटी में चला जाएगा, या इस एक्टिविटी से आएगा उसमें हम रीपे करें। तो ये कोऑर्डिनेशन आप पॉसिबिलिटी है कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नियोजन है, प्लानिंग है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल, ये सब कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। यार अब आपके पास एक बार बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही पैसा नहीं है तो क्यों नई एसेट परचेज कर रहे हैं? एसेट, नई एसेट परचेज करने की क्या आवश्यकता आ गई है? रोक दीजिए उस कॉन्सेप्ट को, उस सिचुएशन को, उसे रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए अभी प्लानिंग को, वो एग्जीक्यूट ही मत कीजिए। तो यस, आप उससे नियंत्रण भी कर सकते हैं, नियंत्रण भी संभव है। अच्छा, एक और पॉइंट बचता है हमारा, डिटर्मिनेशन इन चेंजेस इन कैश पोजीशन। यार ये कोई बताने की बात है क्या? रोकड़ प्रवाह विवरण का मतलब ही क्या है कि कैश में होने वाले चेंजेस को बताना, रोकड़ में होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण करना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया ही इसलिए जाता है कि कैश में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बस ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं। तो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियोजन एवं समन्वय, हेल्पफुल इन कंट्रोल यानी नियंत्रण में सहायक, यूजफुल इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक, कैश पोजीशन को, चेंजेस इन कैश पोजीशंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोकड़ प्रवाह में परिवर्तनों को जानना या उनका निर्धारण करना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजंस लेना, अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक, और बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस टूल, बेहतर वित्तीय विश्लेषण का उपकरण। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, चांद में भी दाग है, चांद को बहुत अच्छा माना है और कितना सुंदर है, लेकिन उसमें भी दाग है। तो इसका मतलब एक चीज में जिनमें अच्छाई है कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां भी होती है यार, वो हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या बुराई है? भ्रामक तुलना, मिसलीडिंग कंपैरिजन। ये मिसलीडिंग कंपैरिजन क्यों है? यानी कैश, ये नाम से पता चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ किसकी बात कर रहा है? कैश की। एक बात बताइए, मैं यूं कहता हूं कि मैंने मैंने एक एसेट परचेज करी है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, कैश दे के नहीं, कैश दे के नहीं, मैंने वो डिवेंचर्स इशू करके एसेट परचेज करी है। तो क्या मेरी बिजनेस की एक्टिविटीज में कुछ फर्क होगा? ऑफ कोर्स, ये प्लांट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा क्योंकि आपने वो कैश दे के नहीं खरीदी, आपने वो डिबेंचर्स इशू करके खरीदी। तो फिर यानी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सही सही पोजीशन के बारे में नहीं बताएगा। तो मिसलीडिंग कंपैरिजन है, कंपैरिजन सटीक नहीं है। आप कैश को ही देख करके अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको और भी बहुत सारी चीजों के साथ में कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी कि कैश एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द मैनेजमेंट पॉलिसीज। क्या मतलब निकलता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय का मतलब ये क्या मैनेजमेंट की पॉलिसीज से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है? ऑफ कोर्स होता है, ये मैनेजमेंट की पॉलिसीज से भी इम्पैक्ट करेगा। सर वो कैसे? अब इसके लिए मैं अभी थोड़ा होल्ड ऑन करता हूँ इस पॉइंट को। अभी इन्फ्लुएंस बाय चेंजेस इन द मैनेजमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो इसलिए थोड़ा इसको मैं अभी पेंडिंग कर रहा हूँ, लेटर ऑन मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं हाल फिलहाल इसे पेंडिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पेंडिंग है। इनकम्प्लीट सब्सटीट्यूट, यार जब इतनी कमियां हैं, ये सही एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं बता रहा है,
ये बात बात पे चेंज हो जाता है, ये शॉर्ट टर्म है, तो फिर सब्स्टिट्यूट कैसे बन सकता है? ये हमारे लिए बेटर सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न हो ही नहीं सकता, ये किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए बेटर नहीं हो सकता। तो याद रखें, इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि आप इसी के बेसिस पे सारे डिसीजंस लेकर के बैठ जाएं। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस आप इससे नहीं ले सकते। दूसरा, ये मैनेजमेंट की पॉलिसीज से ही चेंज हो जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, तो डिस्क्रिप्शन ही चेंज हो जाएंगे, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। जब आप कह रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं कि ये पूरा ये हर एक चीज, हर एक डिटेल को नहीं बताता है, तो फिर ये सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है? तो हर एक पहलू को जब तक आप जांच ना लें, तब तक आप उसे सब्स्टिट्यूट मत बनाइए। हर एक का इम्पैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट्स बताया जाता है आपको, पढ़ाया भी होगा सर ने, आपने, है ना, सर ने पढ़ा दिया होगा। जैसे कहते हैं कभी कभी कि चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों के इम्पैक्ट बहुत अलग अलग है, दोनों के इम्पैक्ट अलग अलग। चाय आप अगर दिन की 3 भी पी रहे हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन दिन की अगर आपने 3 कॉफ़ी पी ली तो वो नुकसान करेगी। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। वो यार, मैं इकोनॉमिक में जाके बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ना। तो हर एक पर्सपेक्टिव को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसिटी, इट्स रियली मोर इम्पॉर्टेंट। चाय में जब आप चाय बनाते हैं, 1 कप चाय, तो उसमें आधा कप दूध ही डलता है और आधा कप पानी डलता है। लेकिन कॉफ़ी अगर 1 कप बनानी है ना, तो 1 कप ही दूध डलता है। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली फिर से वो उसके लिए महंगी है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। समझ रहे हैं आप बात? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक चीज़, जब तक हम उसकी हर एक चीज़ का डिटेल नहीं जान लेते, तब तक वो उसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट है, ये स्थानापन्न नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, सटीक नहीं है, सही नहीं है, बेटर नहीं है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, चीज़ों का प्रबंध करने के लिए आपको एक सटीक सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ती है, वो ये नहीं है। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की विधियां क्या हैं? 2 विधियां हैं यार, सिंपल से, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। इट इज मैंडेटरी टू ऑल लिस्टेड कंपनीज। अब ये पॉइंट याद रखना भैया, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ। इट इज मैंडेटरी टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, ये सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी है क्या? इनडायरेक्ट मेथड से बनाना। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर कोई लिस्टेड कंपनी बनाएंगी तो एज पर AS3 कैसे बनाएगी? इनडायरेक्ट मेथड। तो सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अप्रत्यक्ष विधि से ही रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना होगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप देखेंगे किस किस को बनाना जरूरी था? सब लिस्टेड कंपनीज को, तो वो तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। बैंक, वो वापस से लिस्टेड, तो फिर से अप्रत्यक्ष बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज अगेन लिस्टेड, तो फिर से बनाना पड़ेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी कंपनीज जो इस क्राइटेरिया में आ रही हैं, वो डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करती हैं। तो 98%, ऐसा एक रिसर्च कहती है कि 98% लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो इनडायरेक्ट मेथड है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि लिस्टेड कंपनीज किस मेथड से बनाएंगी, किस विधि से बनाएंगी, तो कौन सी विधि से बनाएंगी? इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगी, अप्रत्यक्ष विधि से बनाएंगी। ठीक है, AS3 ऐसा कहता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलूँ आपको कि जो AS3 है, मैं स्टार्टिंग में बोलना चाह रहा था बट मैं उस वक्त स्किप कर गया उस बात को। AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड हुआ है। तो इसलिए आपसे अगर एग्जाम में ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाया जाएगा,
और वहाँ ऑप्शन आया है AS3, बी ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड पे क्लिक कीजिएगा, वो वाला बेटर ऑप्शन है, वो सही है ऑप्शन। ठीक है, अगर रिवाइज वाला ऑप्शन ही नहीं है, AS3 AS2 AS5 AS6 लिखा हुआ है तो AS3 ऑप्शन आएगा, बट AS3 रिवाइज हुआ है। अब क्या रिवाइजन हुए थे, क्या उसमें चेंजेस आए थे, उसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या एक पॉइंट जो बोला है वो बहुत काम की बात है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, है ना, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो जो मेथड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, बस। यानी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो सेम ही बनेगी, चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो। इन बोथ द मेथड्स investing activities and financial activities are same, वो एक जैसी बनती है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करो चाहे इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करो, विनियोग गतिविधि और वित्तीय गतिविधियां तो सेम ही बनेंगी, डिफरेंस किसका आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ध्यान रखें। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, अब मैं आपको अभी यहाँ पर पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड से हम लेटर ऑन यानी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, ओके डन। तो आइए लुक ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नजर डालिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ, यही आइटम आने, इसके अलावा आइटम ही नहीं आता इसमें कोई भी। तो कैश, देखिए मैं फिर से बताऊं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो मैं स्टेटमेंट दूंगा आपको, है ना, नोट्स में आपके पास अवेलेबल रहेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा डायरेक्ट मेथड से कैसा बन रहा है, इनडायरेक्ट से कैसा बन रहा है, वो मैं बना के दूंगा आपको। बट हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है, हमको वो स्टेटमेंट नहीं बनाने का, हमको इंडिविजुअली अंदर से पूछेंगे कि हमने फिक्स एसेट बेच दी, बताओ कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है, हमने फिक्स एसेट खरीद ली, बताओ कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिए, मैं अब AS3 रिवाइज्ड के ऊपर बात कर रहा था। AS3 लेखा मानक 3 संशोधित, क्या रिवीजन हुआ, उस रिवीजन का एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो था वो क्या था, वो था कि आप अपने पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड और लेस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ऐड जो आप लिखते हैं ना, ये ऐड और लेस, ये इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या करेंगे, ऐड है तो नॉर्मल रखो और लेस है तो ब्रैकेट में दिखाओ, सिंपल। ठीक है, ऐसा क्यों, अरे भाई क्या होता है कि मैं इधर तो ये लिखता नहीं ना, ये नहीं लिखता मैं, ये डायरेक्ट लिख, और यहाँ एडलेस 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 ऐसा एक दूसरे में अमाउंट घुसेड़ देता हूँ। तो जब स्टेटमेंट आप पढ़ते हो तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि स्टेटमेंट पढ़ते समय आप वहाँ फोकस नहीं करते कि ऐड और लेस क्या, आप सिर्फ अमाउंट, ये ट्रांजैक्शन पढ़ा आपने, अमाउंट देखा कि क्या आया क्या गया। अब यहाँ तो सभी उसी में ही है, कोई माइनस में दिख ही नहीं रहा है, तो वो कंफ्यूजन डालता है हमारे लिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो ऐसा किया उन्होंने कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं यूँ कहता हूँ कि ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना ज़रूरी होता है अपने रिपोर्ट्स में। तो वो अपने जो एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं उनमें देना उनको कंपलसरी होता है। तो जब शेयर होल्डर्स के पास जाता है तो शेयर होल्डर, हर एक शेयर होल्डर पढ़ा लिखा हो या समझदार हो या लिटरेट हो, ये ज़रूरी नहीं है ना, वो तो पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया उसने, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो उसको नेगेटिव साइन दिखेगा तो समझ में आता है कि जा रहा है, और पॉजिटिव दिख रहा है इसका मतलब आ रहा है, बस उसको इतना सा है, तो उसको थोड़ा सहूलियत देने के लिए ऐसा किया गया। तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज, बहुत क्लियर कट बात, फिक्स्ड एसेट परचेज बोलो तो फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा,
जाएगा जाएगा तो माइनस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अब देखो हम तीन इन्वेस्टमेंट की बात किए थे। तीन इन्वेस्टमेंट मैंने बोला था 3 महीने तक का है तो, अरे बोलो ना नालायक हो, क्या करते हो तुम, बोलो ना। 3 महीने तक का है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाने का है। 3 महीने से ज्यादा साल भर तक का है तो करंट एसेट्स में, अभी उसकी बात नहीं आई है। और अगर 1 साल से भी ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म, तो ये क्या है, ये कैसा है, मोर देन 1 ईयर, इसको तो लिखो रे, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए। तो परचेज करोगे तो ऑब्वियस है फिर से कैश फ्लो कौन सा होगा, आउटफ्लो के इनफ्लो, आउटफ्लो होगा, बाहर जाने का है। फिक्स एसेट सोल्ड तो पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो पैसा आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड तो पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो पैसा आएगा, तो ये सब यहाँ जाएगा। मैं इन दो चीज़ों के ऊपर सेपरेटली डिस्कशन करूँगा, अभी इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या है, बट ये तो सिंपल है हमारे लिए, बहुत आसान बात है। फिक्स एसेट परचेज, फिक्स एसेट सोल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अच्छा, तो क्या होगा इससे, अगर ये सब चीज़ों का टोटल लगा करके मेरे पास पॉजिटिव आता है कि मेरे को पॉजिटिव अमाउंट मिलता है, तो मैं कहूँगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर ये मुझे नेगेटिव मिलता है, अगर ये मुझे नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव मिलता है तो नेट कैश यूज्ड, नेगेटिव मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। तो याद रखें, अगर पॉजिटिव तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर और अगर और अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलता हूँ आगे, लास्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आज का काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आज का काम कंप्लीट हुआ है, लास्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय गतिविधियाँ। वित्तीय गतिविधियों के ऊपर बात करूँ तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, लोन लेना देना है यार, सिंपल बात है। तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स इशू, शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर्स इशू करना, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना। तो इशू करोगे तो कैश आएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऑब्वियस है रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का ही होता है, इक्विटी का रिडम्पशन तो होता नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, डिबेंचर्स का रिडम्पशन आउटफ्लो है, माइनस में आएगा। बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, नया तो क्या हुए तो बहुत साल हो गए, बट ठीक है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर्स मार्केट से वापस परचेज कर सकते हो शेयर होल्डर्स से, करोगे तो फिर माइनस कैश देना पड़ेगा ना यार, कैश जाएगा। लोन टेकन, टेकन है तो आएगा, और रीपेड है, पेमेंट किया आपने लोन का तो कैश जाएगा, तो आउटफ्लो। डिविडेंड पेड और डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, पेड है माइनस में आएंगे, है ना, ये माइनस में आएगा, ये माइनस। तो याद रखेंगे ये बात, इस तरह से आपको यहाँ पर कवर्ड है। तो फिर वापस से वही, जनरेटेड यानी पॉजिटिव है तो जनरेटेड फ्रॉम, और नेगेटिव है तो यूज्ड इन, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे एक क्लास कंप्लीट होती है, अगली क्लास में हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।